हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज लेकर आए नया टॉपिक परसेंट है। तो चलिए बिना देरी के क्लास शुरू करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। पहला सवाल आज का सवाल है, यदि एक्स वाई का 90% है तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। बोला यदि एक्स वाई का 90% है, किसका? वाई का। तो जिसका बोलेगा वो अपने आप में 100% होगा। वाई का 90%, तो वाई 100 होगा तो एक्स क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि 90% बोला गया है। तो सवाल पूछा हमसे, तो वाई एक्स का कितना होगा? पहले बोला कि एक्स जो है वाई का 90% है, तो वाई 100 तो ये 90 हो गया। अब पूछ दिया है कि वाई जो है एक्स का कितना है, तो वाई तो है 100 और किसका पूछा है? एक्स का। जिसका पूछेगा उसका बेस वैल्यू, तो 90 बेस वैल्यू आ गया। परसेंटेज पूछा है ना, तो 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ 0 से 0 कट गया। इसको देखिए 9 से डिवाइड कीजिएगा 100 में, तो आपका हो जाएगा 11×9=99, 1/9, 11.1/9 आया। और गुना में क्या है, यहाँ पर 10 बचा हुआ है, तो जैसे मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो हो जाएगा 11 दाई के 110 और प्लस में 10 को 1/9 से गुना कीजिएगा तो 10/9 आएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर में अंश में आपका मैक्सिमम वैल्यू है, हर्ष है, ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ जाएगा 110 और 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 इकाई 9 बच जाएगा 1/9, यानी ये हो जाएगा 110 111.1/9, या इसके जगह आप कह सकते हैं कि 111.11%। यही आपका राइट आंसर होगा। 1/9 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा पॉइंट में। सवाल है, एक संख्या का 19.6% 0.637 है, तो उस संख्या का 180% आपको बताना है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। ये भी आसान है, बस कैलकुलेटिव दिख रहा है। देखिए एक संख्या का बोला है 19.6% क्या है? 0.637 है। तो 1% कितना के बराबर होगा? तो आप कहेंगे 0.637 अपॉन में 19.6 दीजिएगा, ये 1 के बराबर होगा। चूंकि पूछा है आपसे 180% का वैल्यू क्या होगा, तो इसे हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ 1 2 3 के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 के बाद है, 3 के बाद करने के लिए 2 जीरो लगा देंगे, 3 के बाद डेसिमल हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, मतलब इसे मिटा देते हैं हम। तो इस तरह से हो जाएगा अंश में 637, हर में 19,600 आ गया। 0 से ये 0 कट जाएगा, तो चलिए इसे कट करते हैं। 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ से कट करते हैं। 9 दूनी 18 बचेगा 1, तो 8 दूनी 16, 0 का 0 आ गया। अब देखिए 637/980 गुना में 9 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ ये तो कटने लायक नहीं है, ये डेसिमल में आएगा। देखिए 637 को हम अप्रोक्स में 600 मान सकते हैं, और 980 है, ये 980 है। अगर 600 यहाँ लेते हैं, यहाँ 900 लेते हैं, तो 6 डेवरे 9 होता है, 6 डेवरे 9। ये 37 को 40 लेते हैं तो 40 डेवरे 60 होता है, यहाँ 80 है। मतलब कि ये 1.5 टाइम्स कटेगा। 1.5 टाइम्स ये कटेगा, न केवल 1.5 टाइम्स बल्कि 1.5 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगा। थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देखिए 6 डेवरे 9 लिए, लगभग 40 डेवरे 60, यहाँ 80 है, यानी कि 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगा हर में। अब यहाँ देखिए ये 9 बचा, क्या बचा? 9। तो 9 बटा में क्या होगा? 1.5 मतलब जानते हैं कि 3/2 होता है, यानी 3/2 यहाँ ना आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कट करिए, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। ये 6 कब आया है? जब हम 1.5 लिए हैं, लेकिन यहाँ जो वैल्यू का 1.5 से थोड़ा सा बड़ा होगा। जब बड़ा वैल्यू से कट करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा आएगा। 6 से थोड़ा सा छोटा जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में 5.73, बी में 5.85 जैसा कि आप देख सकते हैं, और सी में 5.75 और डी में 5.53 दिया हुआ है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.85, जो है 6 के एकदम करीब है, थोड़ा सा कम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल होता है। परीक्षा का अधिकतम अंक आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए 130 अंक मिला है विद्यार्थी को। कितना मिला है? 130 अंक मिला है, और वह 14 अंकों से फेल हो गया है। यानी 14 अंक और उसे मिल जाता तो वह पास हो जाता। अब पासिंग मार्क्स आपका दिया हुआ है कि 36% पासिंग मार्क्स है, पास होने के लिए 36% चाहिए। आपसे पूछा क्या है कि परीक्षा का अधिकतम अंक बताना है, यानी 100% का वैल्यू बताया।
जो भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो सवाल होता है वो अपने आप में 100% होता है, जो मार्क्स होता है अपने आप में 100% के बराबर होता है। 36% के बराबर दे दिया आपको 144, 130 + 14 144, यानी 36% का वैल्यू है 144, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे 144 बटा में 36। चूंकि आपसे मार्क्स पूछा है कि कितने मार्क्स का अधिकतम अंक क्या था एग्जाम में, तो जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है, यानी 100 से गुना कर दीजिएगा। अब देखिए 12 तिहाई 36 और 12 बरहिए 144, 3 चौके 12, 4 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। यानी जो एग्जाम जो था, जो पेपर था वो 400 मार्क्स का था, अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा सर्वोत्तम नियोजन यानी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? तो हमारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट यानी सर्वोत्तम नियोजन वही होगा जो इन चारों में से जिसका परसेंटेज सबसे मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो 104 पर 13 दिए हुआ, हम आप जानते हैं कि 100 पर अगर बोलता 13 तो ये हमारा 13% ही होता। क्यों? क्योंकि 100 पर 13 बोलने का मतलब है कि 13 कितना पर? 100 पर। परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर, 100 करता 13% ही मेरा आता, 13% ही आता। लेकिन यहाँ पर 100 पर ना देख के दे दिया 104 पर आपका 13 दे दिया है। तो देखिए 104 पर 13 दिया हुआ, यानी कि 13 बटा में 104 होगा, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे ताकि परसेंट निकल जाए। आप देख सकते हैं क्या है, 13 अट्ठे 104 होता है, 13 अट्ठे 104, 8 से 100 में डिवाइड कीजिएगा तो 12.5% आपका आ जाएगा। ये आपको पता होगा कि देखिए 1/8 बराबर होता है 12.5%। ये आपको डिवाइड करके देख लीजिएगा, आप 8 से 100 में डिवाइड कीजिएगा 12.5% आ जाएगा। ऑप्शन बी है 140 पर 17। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 17 बटा में 140 और गुना में 100, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है। देखिए 17 अठे 136 होता है, 17 अठे 136 होता है और यहाँ 140 है, यानी अगर इसे कट करते हैं हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 8 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 8 से डिवाइड किए 100 में तो 12.5% आया है। यहाँ 8 से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी 8 से डिवाइड करते तो 12.5 आएगा, लेकिन 8 से थोड़ा ज्यादा होगा ना। 17 अठे 136, यहाँ है 140, यानी कि 8 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो 8 से 100 में करने पर 12.5, 8 से थोड़ा सा ज्यादा से भाग देंगे तो 12.5% से कम आएगा, थोड़ा सा 12.5% से थोड़ा सा कम आएगा। इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट तब होगा जब सबसे मैक्सिमम वैल्यू मेरा आए। यहाँ पर 12.5%, ये 12.5% से कम, यानी ये तो नहीं होगा। इन दोनों में अगर देखें तो अब तक तो यही सही है। आगे देखते हैं, 125 पर 15 है, यानी 15 बटा में 125 होगा, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अब यहाँ काटते हैं, 3 पचे 15, यह जगह 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12, ये 12%, ये भी नहीं होगा क्योंकि अब तक तो 12.5% सबसे ज्यादा है। यहाँ देखते हैं 70 पर 9 दिए हुआ है, 70 पर 9 यानी 9/70 और मल्टीप्लाई में 100 होगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 को 10 से गुना के 90 हो गया, 90 में 7 से भाग लगाइएगा तो 13 सत्ते 91 होता है। कितने? 13 सत्ते 91 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 13 सत्ते 91, यहाँ पर आ रहा है मेरा 90/7, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 13 सत्ते 91, अगर 91 होता 13 आता, यानी 13 से थोड़ा कम आएगा, 13 से थोड़ा कम आएगा, 13 से थोड़ा कम आएगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ 12.5% है, ये तो 13 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि 12.5 से ज्यादा होगा, 13 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 7 से काटिएगा तो 91 कट जाएगा 13 बार में, यहाँ 90 है, एक ही तो कम है ना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रमेश का वेतन 10% कम कर दिया गया, तत्पश्चात कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया गया, रमेश को अंततः कितनी हानि हुई? देखिए ये जो सवाल दिया है आपको सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज मेथड पर दिया, यानी क्रमागत वृद्धि या कमी पर आधारित ये सवाल दिया हुआ है। चलिए इसे बनाते इसे 2 मेथड से समझाएंगे, हालांकि इसका 3-4 मेथड है, 4-5 मेथड है, लेकिन 2 समझाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत आसानी से लागू कर सकते हैं आप एग्जाम में। देखिए 10% कमी कर दिया, इसके लिए क्या करेंगे? -10 लेंगे। आगे बोला है कि 10% का वृद्धि कर दिया तो +10 लेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस के लिए माइनस आएगा, और 10 कमी है, 10 वृद्धि, 10 गुना 10 बटा में 100। यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ -10 है +10, ये कट के खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 1 गुना 1 बचाते, 1 का 1 आया, माइनस में 1 आया, माइनस में 1 मतलब होता है आपका कमी, 1% का कमी आया, यही आपका कमी हुआ या हानि हुआ, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे दूसरा मेथड से हम समझते हैं, बेसिक मेथड से, जो कि बहुत ही ईजी आसान है।
देखिए सेकेंड मेथड से हम बना सकते हैं ऐसे कि रमेश का वेतन 10% कमी हो गया, तो रमेश का वेतन मान लेते हैं कि 100 रहा, कोई भी वैल्यू जो होता है अपने आप में 100% होता है, 100 होता है, तो 100 था, 10% का कमी हो जाएगा, 100 में से 10 कमी हो जाएगा तो कितना आएगा, 90 बचेगा। अब बोला है कि तत्पश्चात 10% वृद्धि हो गया, यानी अब 90 में 10% इंक्रीज करना है, तो 90 का 10% कितना आता है, 9 आएगा, यानी 9 बढ़ा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। देखिए यहाँ 100 में 10% कमी कीजिएगा तो 10 कम होगा, तो 100 में से 10 कम 90 होगा, 90 में 10% बढ़ाइएगा ना तो 9 बढ़ेगा, 90 का 10% आप निकालिएगा ना तो 9 निकलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से यहाँ 9 बच गया, तो 9 बढ़ाइएगा तो 99 हो जाएगा। तो बोला है कि अंततः कितना परसेंट की हानि हुआ, देखिए पहले था 100, अब हो गया इस प्रोसेस से गुजरने के बाद 99, 100 से 99 हो गया, कमी कितना का है, 1 का आया, 1 का कमी कितना पर आया, 100 पर आया, जो 100 पर कमी होता है वही परसेंट होता है, यही 1% का कमी या हानि हो गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए एक क्या है 100 पर हुआ, तो ये 1 का कमी हुआ कितना पर, 100 पर, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कीजिए, ये कट के हट जाता है, इसलिए 100 पर जितना का कमी या वृद्धि बोले वही कमी या वही वृद्धि प्रतिशत आपका होता है। तो चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 30% महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं, यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। चलिए बहुत इजी सवाल दिया हुआ, देखिए एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% और 30% क्या है, पुरुष और महिलाएं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कोई गांव है, उस गांव में जो संख्या है लोगों की वो अपने आप में कितना है, 100% है। इसका बोला है आपको 3 भागों में दे दिया है कि मेल जो है, मेल इसका कितना है, 100 का 40% है, क्योंकि सवाल में बोले हुआ है ना कि एक गांव के कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 30% महिला है, तो एक गांव की कुल जनसंख्या हम 100 मान लिए, तो ये मेल हो गया 40% और फीमेल हो गया आपका 30%, जो कि दिया है, तो 30 निकल गया 100 का। बाकी शेष जो बचा वो बच्चे हैं, यानी चाइल्ड है या चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, तो 40 30 70 तो हो गया, तो बचा कितना, 30 बचा 100 में से, 100 में से 40 30 जब हो गया तो बचा कितना, 30 ही, तो 30 ले लिए अब यहाँ पर। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, दिया है कि यदि कंडीशन दे देगा, यदि 60% पुरुष विवाहित हो, कितने परसेंट, 60%, पुरुष टोटल कितना निकला 40, इस 40 का 60% आप निकालिएगा ना 24 निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखिए 40 का 60% निकालिएगा तो 24 निकल जाएगा, 0 से 0 0 से 0, 4 छक्का 24, बहुत इजी परसेंटेज दिया हुआ है, देखिए ना, तो 24 निकल जाएगा, यानी 24 जो है क्या है, विवाहित है, विवाहित है, 24 विवाहित है। तो पूछा है हमसे तो कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है, देखिए अगर 24 विवाहित पुरुष है तो महिला भी 24 ही विवाहित होना चाहिए। यहाँ पर आपको कंडीशन ये लेकर चलना है कि एक मेल एक ही फीमेल से विवाहित है। सवाल में यही होता है कि सवाल को थोड़ा सा अपना समझना है लॉजिक तरीके से। देखिए यहाँ पर अगर 24 मेल जो है विवाहित है, इसका अर्थ हुआ कि एक मेल एक फीमेल से विवाहित है, यानी कि 24 अगर मेल शादीशुदा है तो 24 फीमेल भी शादीशुदा होना चाहिए। अब देखिए 24 महिला शादीशुदा है, 24 महिला शादीशुदा है, अब बोला गया है तो बताइए कि महिला कितना प्रतिशत विवाहित है, तो 24 महिला है विवाहित, टोटल महिला कितना है 30 है, तो 30 में से 24 विवाहित है, तो 24 बटा में 30% बताना आपको, मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 8 24, 8 को 10 से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 80%, यानी 80% महिला जो है वो विवाहित है, या 30 का 80% निकाल लीजिएगा आपको 24 निकल जाएगा। तो इस ऑप्शन नंबर आपको दिया है डी, जो कि राइट आंसर है। तो चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी है। देखिए तो डायरेक्ट बना लीजिएगा, बहुत इजी सवाल है, डायरेक्ट बन जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66.2/3 या 66.66% आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, देखिए बोला है ना कि एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, तो वस्तु की कीमत मान लेते हैं कि 100 रहा, 40% घटा दिया तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। जब एक वस्तु की कीमत मान लीजिए 100 रहा, 40% घटा दी जाती है तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब देखिए 60 बचा और आगे बोला है कि उसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए, यानी कि 100 से 60 हो गया, अब 60 से हमें फिर 100 लाना है, मूल कीमत है फिर से लाना है, तो कि बोला है कि मूल कीमत में वापस लाने कितना वृद्धि करना होगा, ये जो 60 है इसमें कितना वृद्धि करना होगा, तो हम जानते हैं कि इसमें 40 का वृद्धि करना पड़ेगा, इसमें 40 का वृद्धि करना पड़ेगा तभी तो 100 आएगा, तो 40 का वृद्धि करना पड़ेगा किसमें, इसमें, तो ये बेस वैल्यू मल्टीप्लाई 100 से कीजिए, 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 यहाँ पर आया 3, और 3 से 100 में काटिएगा तो आपका आ जाएगा 33.1/3,
देखिए 33 या 99 और 3 को 1/3 से गुना कीजिए 100 हो गया। अब 33.1/3 को डबल से गुना कर दीजिए, डबल कर दीजिए 2 से गुना कर दीजिए, 33 दूना 66 हो गया, 1 दूना 2 बटा में 3 का 3, यही परसेंट हो गया आपका 66.2/3 या 66.66 या 67% आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में सी में आपको दिया। बहुत ईजी सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वालों को अपना चीनी का उपभोग कितना कम करना पड़ेगा जिससे कि उनका खर्च ना बढ़े। देखिए ये जो सवाल दिया हुआ है ना, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस सवाल दिया हुआ। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहले जो दाम था उसमें कुछ ना कुछ सामान खरीद के लाते थे, अगर दाम बढ़ जाए तब हमें क्या करना है, सामान कम लाना पड़ेगा, या घट जाएगा तो सामान ज़्यादा लाना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि एक्सपेंडिचर जो है पहले हम जितना खर्च करते थे अब भी खर्च उतना ही रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे, चेंज नहीं होना चाहिए तब। तो देखिए हम समझते हैं इसमें, बहुत ही ईजी मेथड आपको समझाएंगे। देखिए चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, यानी कि चीनी का प्राइस पहले 100 रहा होगा तो अब 125 कर सकते हैं आप, नहीं तो इसे आप इजी कर सकते हैं। 25% को निकाल लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू में, 25/100 हो जाएगा। 25% बराबर 25/100 होगा। 25 से कहें 25, 25 चौका 100, यानी कि पहले 4 रहा होगा तो अब 1 बढ़ गया ना, बढ़ने के लिए बोला तो पहले 4 रहा होगा, अब 1 बढ़ गया तब हो जाएगा 5। या अगर 100 125 लिखते इसे कट करते तब भी आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 आ जाएगा कट करने के बाद। हम डायरेक्ट लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से कि पहले 4 रहा होगा दाम, अब 1 बढ़ गया, 25% बढ़ गया तो 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए सवाल में बोला है आगे, सवाल में साफ बोले हुआ है, तो एक घर वाले को अपनी चीनी का उपभोग कितना कम करना पड़ेगा, चीनी का उपभोग कितना कम करना पड़ेगा, यानी कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंस जो है अपरिवर्तित रहे। अब देखिए इस तरह का सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको बस क्रॉस कर देना, उल्टा करना, क्योंकि जब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कीजिएगा तब तक आपको एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं आएगा। देखिए कैसा आएगा, देखिए यहाँ पर 4 दाम था अब 5 हो गया, यहाँ 100 दाम था 125 हो गया, 25 में बढ़ गया। तो अब इस उल्टा करने से देखिए यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब 5 4 गुने 5 कीजिएगा जो खर्च रहेगा वही आएगा, अब 5 गुने 4 कीजिएगा तब भी खर्च वही आएगा। हमें खर्च से मतलब नहीं है, लेकिन खर्च बोला है कि अपरिवर्तित रहे, चेंज ना हो। तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ जो प्राइस का वैल्यू है ना उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कीजिएगा तब, यानी कि पहले 4 था दाम अब 5 हो गया, इसको उल्टा कर दीजिए, 5 इधर 4, यानी कि 4 में हम पहले 5 सामान खरीदते थे, अब 5 में 4 सामान खरीदना पड़ेगा क्योंकि दाम बढ़ गया, सामान कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा में अभी भी उतना ही करना है। पहले अगर मान लीजिए 4 5 20 करते तो अभी 5 का 20 ही करना है। यानी आपको ये बराबर देने से कोई मतलब नहीं है, आपको बस यहाँ समझना है कि 4 5 दिए हुआ इसको क्रॉस कीजिए, कंजप्शन निकला 5 पहले, अब हो गया 4, कितना कम किए बोले ना, उपभोग में कितना कम करना पड़ेगा, 5 से 4 की 1 का कमी के उपभोग में, 1 का कमी की उपभोग में कितना से, तो पहले से, पहले जितना करते थे उससे ना कमी किए, तो 1 में कमी किए किससे, पहले से, पहले कितना करते थे तो 5 करते थे, तो 5 से परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 5 5 20 5 100, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, 3/5% में व्यक्त करने पर क्या होगा। बहुत ही सवाल है, देखिए कुछ नहीं करना है, 3/5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, 1 5 5 20 में 100 20 क्या 60, 60% आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। बहुत ईजी सवाल, देखिए बोला है ए का वेतन बी से 25% कम है, तो बी का अगर 100 मानते हैं तो ए का 75 होगा, तभी तो 25% कम होगा। फिर आपसे पूछा है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, बी का वेतन ए से कितना अधिक है। अब देखिए बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो आप देख रहे हैं कि ये 100 है, 75 कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। बी का वेतन ए से किससे, किससे पूछा, तुलना किससे करना है, ए से, तो जिससे या जिसका, वो बेस वैल्यू में यानी हर में मल्टीप्लाई 100 से कीजिए, 25 तिया 75, 100/3 आया, माने कि 33.33%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, या 33.1/3 आपका ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर सी में 33.1/3 दे दिया, 33.33 या 33.1/3 बात एक ही होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत कितनी % बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए, यानी चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए, कोई कमी या कोई बदलाव, कोई चेंज ना आए, यानी एक्सपेंस जो पहले जितना करते थे हम
सामान लेने में, चीनी खरीदने में उतना अभी करना है। लेकिन क्या है, पहले जो दाम था उसमें हम कुछ चीनी खरीदा, अब दाम घट गया तो क्या होगा, थोड़ा चीनी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। वही पूछा कि कितना % बढ़ाना है। तो चलिए, इससे पहले हम एक सवाल किए थे हम लोग। देखिए 10% बोला है ना, तो प्राइस में क्या बोला है, 10% का गिरावट आता है, गिर जाता है। यानी पहले अगर 100 रहा हो तो 10% गिरने का मतलब अब कितना हो गया, 90। ये प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाला सवाल है। अब देखिए इसमें बताया है कि एक्सपेंडिचर को इक्वल रखना है, चेंज ना हो, तो क्या करना, तो क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा आपको। यानी यहाँ 90 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पहले 100 जब दाम था तो हम कंजप्शन कितना करते थे, 90 सामान लेते थे। अब जब 90 दाम हो गया तो सामान कितना, थोड़ा ज़्यादा लेंगे, यानी 100 ले रहे हैं। तो 90 से 100 लिए, कितना ज़्यादा लिए, 10 ज़्यादा लिए। 10 ज़्यादा किससे लिए, तो भाई पहले हम जितना खरीदते थे उसी से तुलना करते कि इतना ज़्यादा लिया कम लिए। तो पहले कितना खरीदते थे, 90 खरीदते थे, तो 90 से 10 ज़्यादा लिए, किससे, तो 90 से मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, ताकि परसेंट में निकल जाए, 0 से 0 कट जाएगा। और 100/9 का मतलब होता है 11.1/9 होता है। जब डिवाइड कीजिएगा तो 11×9 = 1/9%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। देखिए आप लोग बना लीजिएगा, 80 से 20% अधिक का मतलब क्या, डायरेक्ट 80 का 20% निकाल दीजिए, 16 आ जाएगा, यानी 96, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम बता ही देते हैं, 80 से 20% अधिक पूछा है तो डायरेक्ट 80 का 20% निकाल लीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 8 दूना 16, यानी कि 80 से 16 अधिक मतलब 96, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, मतलब सक्सेसिव इंक्रीज पर दे दिया सवाल आपको। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1,76,400 शहर की जनसंख्या है और हर साल 5% इंक्रीज होता है, और 2 साल के बाद आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। देखिए इतना है, अब 5% की वृद्धि होता है, मतलब 105 का % का वैल्यू निकालना है हमें। ये जो वैल्यू जो भी अपने आप में 100 का वैल्यू है, 1,76,400 है जनसंख्या, 5% वृद्धि होता है हर साल, मतलब 105% का वैल्यू निकालना है। 105% मतलब 105/100। ये कितने साल तक निकालना है, तो 2 साल तक, यानी फिर 105/100। अगर 3 साल तक होता 3 बार लिखते। ये आपको बताना है कि फाइनली कितना आएगा यहाँ पर आंसर। चलिए इसे बनाते हैं। 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, 20 पंचे 100, ये 21 पच्चे हो जाएगा 105। ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, ये 21 पच्चे हो जाएगा। यहाँ 21 गुना 21 आया, यहाँ से काटते हैं, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौका 16, 1 4 चौका 16, 4 1 4। देखिए 441, 21 गुना 21, 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी 441 को 441 से आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तब आपका आंसर राइट निकलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा 100। अब देखिए एक को 1 से गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर 1 आएगा, बाकी कुछ ना कुछ आएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं कि किसके इकाई के अंक पर 1 है। अगर कोई 2 ऑप्शन में आ जाएगा तो आगे हम सॉल्व कर लेंगे, 10 प्लेस तक, यानी दहाई के अंक तक सॉल्व कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं, नहीं तो डिजिटल सम 9 रूल से लागू करके निकाल लेंगे, बहुत तरीका निकालने का। देखिए ऑप्शन नंबर सी में यूनिट प्लेस पर मात्र एक ही ऑप्शन है 4 ऑप्शन में से, जिसमें ऑप्शन नंबर सी में आपका इकाई का स्थान पर 1 दिया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, 70 का 4/5वां 112 के 5/7वें से कितने % कम है। देखिए बहुत ही सवाल दे दिया है, 70 का 4/5वां 112 के 5/7वें से कितना % कम है। ये जो है ना, ये इससे कितना कम है, ये कितना कम है, तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 14 चौका 56 हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा 16 7 112, और 16 5 80 हो गया। 56 जो है 80 से कितना कम है, तो 56 4 देंगे 60, यानी 24 कम है। कितना से, 56 जो है 80 से कितना कम है, 80 से, यानी 80 से आपको निकालना है। किससे तुलना, किससे कर रहे हैं आप, 80 से कर रहे हैं ना। 56 जो है 80 से कितना कम है, तो 24 कम है। किससे, तो 80 से, तुलना 80 से कर, इसलिए बटा में 80 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से कीजिए, निकल जाएगा, 0 से 0, 8 3 24, 3 को 10 से कीजिए, 30%, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है 15 नंबर सवाल दिया हुआ आपका, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है तो प्रतिशत हानि क्या है। देखिए बहुत इजी सवाल पूछ दिया है, 40% आंसर आपका डायरेक्ट दिख जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझा देते हैं। देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का कितना दिया है 60%, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है। सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस का 60% है तो कॉस्ट प्राइस 100, तो इसका 60% 60 ही आएगा। तो हानि कितना का हुआ देखिए, तो 100 देखिए सीपी क्या होता है क्रय मूल्य होता है, सीपी क्रय मूल्य, एसपी क्या होता है विक्रय मूल्य। तो 100 के सामान को 60 में आप बेचे तो हानि कितना हुआ 40 का हुआ। हानि या लाभ यानी लॉस या प्रॉफिट किस पर गणना करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कॉस्ट प्राइस पर गणना करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, क्योंकि हम जितना सामान खरीद कर लाए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम तुलना करते हैं कि इतना में बेचे तो इतना नाफा हुआ या इतना घाटा हो गया। यानी कि हम लोग लॉस या प्रॉफिट की गणना बाय डिफॉल्ट करते हैं सीपी पर क्रय मूल्य पर। यानी 40 का हानि हो गया, 100 के सामान को 60 में बेचे 40 का हानि हुआ, तो हानि किस पर होता है सीपी पर, यानी 100 पर हुआ हमें हानि। अब यहाँ निकालना है परसेंट के रूप में, काट दीजिए, इसलिए हम डायरेक्ट बोले थे 40% का लॉस हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको बताए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है यदि एक्स वाई से 20% कम है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। ये भी इजी सवाल दे दिया, चलिए देखते हैं। यदि एक्स वाई से 20% क्या है कम है, यानी वाई 100 20% कम मतलब ये 80, तो बताना है वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वाई जो है यहाँ 100 है, एक्स 80, तो कितना अधिक है तो 20 अधिक है। 20 अधिक है किससे तुलना कर रहे हैं एक्स से, तो एक्स कितना 80, जिससे या जिसका, तो वो बेस वैल्यू होता है, हर में जाता है। मल्टीप्लाई 100 से कीजिए ताकि हमें परसेंट निकल जाए। 0 से 0, 2 चौका 8 और 4 को काटिए तो यहाँ 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल है एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है। देखिए इससे भी पहले हम लोग सवाल किए थे, वो था क्रमागत वृद्धि यानी सक्सेसिव इंक्रीज पर था। ये भी सवाल वही है, सेम टाइप का है, ये है क्रमागत कमी यानी सक्सेसिव डिक्रीज पर दिया हुआ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी 2 वर्ष पूर्व, तो अब कितना होगा ये बताना है। और हर साल 10% की कमी हो रहा है, मतलब 10% कमी होने का मतलब 90% का निकालना है आपका वैल्यू। 90% मतलब 90 बटा में 100। ये कब तक, तो 2 साल तक चलेगा, तो 2 बार लिखेंगे 90 बटा में 100, इसका वैल्यू निकालना है, यही बताना है हमें। अब देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 125, यहाँ 9 नमा 81 आया, यानी कि 125 में गुना करना है आपको 81 से, तो आपको 81 से गुना करके आप निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए 5 कहीं 5 देख लेते ऑप्शन में क्या दिए हुआ है, 5 तो 2 में दिए हुआ है, ऐसा करते सब गुना ही कर लेते। देखिए 125 से कहीं 125 का 5 हासिल 12 हो जाएगा, 125 को 8 से कीजिएगा ना तो 1 अट्ठे 800, 25 अट्ठे 2 1000 हो जाएगा। 1000 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 1012 आ जाएगा, यानी कि 10 12 5, 10 12 5, जो कि ऑप्शन में 10 12 5, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अगला सवाल देखते हैं। सवाल है एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में और 160 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना। देखिए ये जो सवाल दिया वेन डायग्राम पर आधारित सवाल है, जो कि आपको परसेंटेज बेस्ड दे दिया है। चलिए इसे देखते हैं। मान लेते हैं सवाल में क्या बोला है पहले कि एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, तो मान लेते हैं गणित का पूरा सर्कल लिए जिसका वैल्यू 70% है, 100 नहीं ये 70 है, पूरा वैल्यू 70 माने हम। और फिर आगे दिया हुआ है कि 80% छात्र भूगोल में, तो ये भूगोल का पूरा मान लिए जो कि 80% है पूरा, यहाँ से ये पूरा किसका माने है भूगोल का, ये भूगोल का माने है, ये गणित का माने है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से ये पूरा आपको देख रहा है, ये गणित का मान जो कि 70% है, अब भूगोल का यहाँ से पूरा ये लिए पूरा आपका 80% है, भूगोल का 80%। अब यहाँ देखिए आगे बोला है कि और 160 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ, ये परसेंट नहीं है, रियल वैल्यू दे दिया 160 छात्र, यानी कि दोनों 160 जो है इसमें आया, जो दोनों में पास हुआ। आप देख सकते हैं दोनों में, ये गणित के लिए भी आ गया और भूगोल के लिए भी आ गया, दोनों में कॉमन है। ये यूनिवर्सल डायग्राम होता है, वेन डायग्राम होता है,
जो इस तरह कुछ होता है, एक बॉक्स होता है, ये यूनिवर्सल होता है। इस बॉक्स का अर्थ क्या होता है, इसका पूरा, इस बॉक्स का पूरा वैल्यू होता है अपने आप में 100% होता है। अब यहाँ देखिए, ये 70% है, ये 80% है, मतलब टोटल कितना हो गया, 70% प्लस में 80%, आपका टोटल कितना हो गया, तो 8 7 15 150% हो गया। जबकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% ही होता है। ये पूरा बॉक्स के अंदर जितने भी होगा वो 100% के बराबर होगा, लेकिन 150% हो गया। तो भाई 50% एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया था, आप देखिए, समझिए गौर से। 50% एक्स्ट्रा यहाँ से आ गया आपको। देखिए ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ वाला पॉइंट, ये क्या है, ये पूरा गणित है। तो गणित वाला कुछ पार्ट जो है भूगोल में घुसा हुआ है, अब भूगोल वाला कुछ पार्ट गणित में घुसा हुआ है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 70 लिए एक बार, तो फिर हमें केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही लेना चाहिए था ना, लेकिन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ले लिए, पूरा ये भी ले लिए। यानी ये वाला जो पार्ट है 2 बार ले लिए, इसलिए एक्सेस हो गया। यानी ये वाला पार्ट जो 2 बार लिया है, इसी कारण 50% एक्सेस आ गया। देखिए 150 आया, यहाँ पर कितना 100 है, तो 50% एक्स्ट्रा आया किसके कारण, तो 50% एक्स्ट्रा आया इसके कारण। ये 2 बार ले लिए, एक बार इसमें भी ले लिए, एक बार इसमें भी ले लिए, एक बार गणित में भी, एक बार भूगोल में भी ले लिए, इसके कारण आ गया। ये जो बीच वाला पार्ट है कितना, टोटल 160 छात्र दिया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि 50% का वैल्यू है आपका 160 स्टूडेंट का। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, डबल कर दीजिए, 160 का डबल 16 दूना 32, यानी 320 स्टूडेंट हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो देख लेते हैं हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है तो कुल छात्रों की संख्या क्या है, कुल मतलब 100% छात्र बताइए। तो 320 निकला, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए समझते हैं, लेकिन इजी सवाल है। देखिए, जब भी अंकित मूल्य दे दिया जाए ना आपको, तो आपको 3 रेशियो लेकर चलना है। 3 क्या लेकर चला, अभी हम समझाएंगे आपको, लेकिन पहले समझ लीजिए अंकित मूल्य क्या होता है। जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई सामान परचेज करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा लेने गए, तो उसमें जो लिस्टेड प्राइस रहता है, छपा हुआ मूल्य, यानी अंकित मूल्य, यानी कि MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसे ही कहते हैं अंकित मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर दिया कि MRP, तो MRP जो भी रहता है प्रोडक्ट पर छपा हुआ, वो अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अब बोला है कि MRP पर 10% का छूट दिया। अब 100 का 10% छूट, 100 का 10% निकालेगा 10 ही निकलेगा, 10 छूट दिया तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। अब जानते हैं कि मार्केट में अगर कपड़ा खरीदने आप गए, जो प्राइस छपा हुआ है, अगर आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट देने के बाद, यानी छूट घटा देने के बाद जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का, SP का होता है। यानी यहाँ से MRP और SP का रेशियो हम निकाले अब तक। अब आगे देखिए, सवाल में साफ बोलेगा कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर भी 25% का लाभ कमाता है। तो 25% का लाभ, तो हम जानते हैं कि लाभ किस पर होता है या हानि किस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस का अकॉर्डिंग हम लोग तय करते हैं कि सामान इतना का था, इतना में बेचे तो फायदा हो गया, इतना में बेचे तो घाटा हो गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको पता करना होगा। तो यहाँ से हम बोले तो आपको कि 3 रेशियो लेकर चलना होता है, पहला MRP का, दूसरा SP का, तीसरा CP का। अब देखिए 25% का लाभ होता है, तो लाभ कब होगा, जब CP अपने आप में 100 होगा, इस पर 25% लाभ कमाना है, तो 125 में बेचना पड़ेगा, तभी तो लाभ होगा। यानी कहने का मतलब आपका SP आपको 2 बार आएगा इस तरह के सवाल में। यहाँ से रेशियो निकालने के लिए हम आपको रेशियो चैप्टर में समझाए, आप प्ले लिस्ट में चैनल पर देख सकते हैं। देखिए 25 चौका 100, 25 5, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 5:4। ये सब मिटा देते हैं, ये कट रहा है ना, 5:4 आ गया। यहाँ पर रेशियो हमारा आ गया 5:4। यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 10:9 आ गया। अब हम जानते हैं कि ये आया 5:4, और यहाँ पर कितना है, 10:9। तो हमें देखिए SP तो एक ही होना चाहिए, यहाँ 9 तो यहाँ 9 होना चाहिए, यहाँ 5 तो यहाँ 5 होना चाहिए। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इस 5 को इसमें, इस 9 को इसमें। अब यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से करना होगा, यहाँ 9 से किए तो यहाँ भी 9 से करना होगा। अब रेशियो चैप्टर में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको रेशियो मिल जाएगा। अब देखिए 10 पचे 50 हो गया MRP के लिए, अब 9 पचे 45 हो गया आपका किसके लिए, SP के लिए, और 4 9 36 हो गया किसके लिए, CP के लिए। अब जिसका पूछे निकाल देना है। पूछा क्या है देख लेते हैं एक बार। पूछा है तो पुस्तक का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्या पूछा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य MRP।
का अनुपात बताना है। तो क्रय मूल्य कितना निकला, क्रय मूल्य 36 निकला। अंकुत मूल्य कितना निकला, 50 निकला। इसको कट कीजिए, 18 दूना 36, 25 दूना 50, 18:25, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्यों के बराबर है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। चलिए देखते हैं। 12 पेन का क्रय मूल्य, देखिए 12 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 8 पेन के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो पूछा है हमसे क्या कि लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, इजीली बता देंगे। देखिए सीपी का वैल्यू हो गया 8, एसपी का हो गया 12। ये कैसे हो गया, आप निकाल ही सकते हैं। सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या कर सकते हैं, सीपी में मल्टीप्लाई किसका है, 12 से है ना। तो 12 अगर हर में होगा तभी तो मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट आएगा ना। तो एसपी में 8 यहाँ आ जाएगा, यानी सीपी का वैल्यू कितना है 8, एसपी का कितना 12। अब आप ऐसे करके निकालिए एक स्टेप, या इसको ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सीपी है यहाँ है तो ये वैल्यू हो जाएगा सामने वाला, इसका सामने वाला एसपी है तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा 12। तब यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 8 है, अब बेचे कितना में 12 में, खरीदे देखिए क्रय मूल्य 8 अब बेचे कितना 12 में। 8 के सामान को 12 में बेचे, 4 का फायदा हुआ, फायदा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, खरीद मूल्य पर, यानी 8 पर हुआ। परसेंट निकालना तो निकाल दीजिए 100 से, ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा आपका राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है, 21 नंबर सवाल है। एक्स का y% होगा, ये डायरेक्ट आप लोग बना लीजिएगा। एक्स का y% आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स का y%, एक्स का y%, का माने गुना, y% यानी y/100, माने इसे लिख सकते हैं x इंटू वाई अपॉन में 100। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए।